नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम एनर्जी सिस्टम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़, कोई भी हिंट्स हमें एक बार में समझ में नहीं आते, तो आप इस वीडियो को पुनः देखकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखते हैं एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। एटीपी का उत्पादन करने के लिए 3 ऊर्जा सिस्टम है। क्या, जैसा कि आप जानते हैं एटीपी जो है हमारी सबसे छोटी इकाई होती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। और एटीपी का उत्पादन करने के लिए 3 ऊर्जा सिस्टम कार्य करते हैं। सर्वप्रथम कार्य करता है हमारा एटीपी पीसीआर सिस्टम। एटीपी पीसीआर सिस्टम जो है, और दूसरा हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, तीसरा हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इन्हीं 3 आधार पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं एटीपी पीसीआर क्या है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो एटीपी हमें 4 से 5 सेकंड तक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि एटीपी पीसीआर 5 से 15 सेकंड तक ऊर्जा प्रदान करता है। और इसी साथ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जो है हमारा 3 मिनट से एबोव यानी 3 मिनट प्लस वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम ये हमारा 8 मिनट प्लस, क्या ये हमारा 8 मिनट से एबोव ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एटीपी पीसीआर सिस्टम एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली है। एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली और एरोबिक ऊर्जा प्रणाली को याद करने के लिए आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी 120 सेकंड से नीचे के इवेंट्स होंगे वो सभी एनारोबिक्स में आते हैं ज़्यादातर, और 2 मिनट से ऊपर के यानी 120 सेकंड्स या 2 मिनट के ऊपर वाले जितने भी इवेंट्स और जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सभी एरोबिक के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सीडेटिव सिस्टम एरोबिक ऊर्जा प्रणाली है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, एटीपी पीसीआर क्या है, ये 5 से 15 सेकंड तक के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, जैसा कि हमने आपको पहले से ही इससे क्या कर दिया, इससे आपको बता दिया है। ठीक है, ये जल्दी से ऊर्जा का उत्पादन करता है और लेकिन लंबी अवधि तक नहीं कर सकता। व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के कारण, और व्यायाम जब हम करते हैं उस समय ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण, ठीक है, ग्लाइकोजन 11 जैव रासायनिक चरणों द्वारा लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। जब ऊर्जा की कमी होती है तो ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रणाली के दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक 2 एटीपी का उत्पादन होता है। इस प्रणाली के दौरान यानी एटीपीसी के अकॉर्डिंग ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से 2 एटीपी का उत्पादन होता है और 3 का उत्पादन ग्लाइकोजन से होता है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज से 2 अणु बनते हैं और ग्लाइकोजन से 3 अणु का उत्पादन होता है। ये किस प्रकार कार्य करते हैं, देखो दोस्तों। पीसीआर हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर एटीपी। अब पीसीआर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी उत्पादन करने में मदद करता है। ठीक है, अप टू 10 मोर सेकेंड, जब 10 सेकेंड से ऊपर की बात हो। स्टोर एटीपी प्रोवाइड एनर्जी, जो हमारे एटीपी हमारी मसल्स में और ब्लड वेसल्स में मौजूद रहते हैं, वो 4 से सेकेंड ऊर्जा को आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने चर्चा कर लिया, 4 से 5 या 4 से 6 सेकेंड तक स्टोर एटीपी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कार्य को जारी रखते हैं तो हमारा 10 सेकंड से ऊपर फिर एटीपी पीसीआर सिस्टम कार्य करना लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप। इसके बाद ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जो है एटीपी पीसीआर के फिनिश होने के बाद अगर हम कार्य जारी रखते हैं तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम चालू हो जाता है, जो 3 मिनट प्लस ऊर्जा देता है। और ऐसी स्थिति में लैक्टिक एसिड बनना अनिवार्य है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है।
अब ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या है, अगर हम 8 मिनट से प्लस कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी इवेंट्स, कोई भी एक्टिविटी जारी रखते हैं तो 8 मिनट से ज़्यादा जारी रखने पर हमें फिर ग्लाइकोलाइट ऑक्सीडेटिव सिस्टम पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे शरीर में मसल्स में लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ था वो धीरे धीरे टूटकर पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सही से समझ में आ रहा होगा। अब हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं, जो 3 मिनट से ऊपर की जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैविक प्रक्रिया जिसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी जब भी हमारा कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो सर्वप्रथम ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज जब हमारे शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो धीरे धीरे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, 10 जैविक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से पायरूवेट में टूट जाता है। पायरूवेट ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब जब ग्लूकोज टूटता है तो उस समय ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। ये अंतिम उत्पाद होता है जो एट्रिल CoA एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, जो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। और क्रेब्स चक्र हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, रक्त प्रवाह में ग्लूकोज निरंतर घूमता रहता है, यानी जैसे हमारा ब्लड है हार्ट द्वारा पंप किया जाता है तो ये पूरे शरीर में जाता है, और इसी के साथ साथ जो है हमारा जो है ATP जो है वो लगातार रक्त प्रवाह में क्या करता है, घूमता रहता है। ग्लाइकोजन मांसपेशियों और यकृत में ग्लूकोज का संग्रहित रूप है। जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता दिया, ग्लाइकोजन जो मसल और यकृत में स्टोर हो जाता है। और अगर हम बात करें कि कितना स्टोर होता है तो मांसपेशियों में लगभग 400 कितना, मसल में दोस्तों 400 ग्राम, और लीवर में हमारा 100 ग्राम तक स्टोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब पचता है, कार्बोहाइड्रेट यानी जब हम भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ग्लूकोज का हमारा शरीर यूज नहीं करता, यानी सब तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन जितना हम यूज कर लेते हैं वो तो सही है, लेकिन जितना यूज नहीं करते हैं वो ग्लूकोज जो हमारा ग्लाइकोजन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से ATP में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो है ATP में टूट जाते हैं। सॉरी दोस्तों, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो है ATP में टूट जाते हैं, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रक्रिया को प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, इस ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन आयनों का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आपको शुरू से ही बता दिया कि जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइटिक प्रक्रिया होती है, यानी जो हमारा ATP खत्म होने के बाद जब ग्लूकोज टूटता है तो उस समय ग्लाइकोलाइटिक प्रक्रिया होती है, और ग्लाइकोलाइटिक प्रक्रिया होती है उस समय लैक्टिक एसिड बनना अनिवार्य हो जाता है। क्या अनिवार्य हो जाता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बने, जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटकर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ATP और PCR, ठीक है, और ATP PCR और फिर ATP, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और ATP और PCR ये सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, ATP PCR में बदल जाते हैं और फिर ATP द्वारा ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ये हमने समझा ATP सिस्टम। ठीक है, ATP सिस्टम कैसे कार्य करता है, कितने अणु ऊर्जा देता है और कितने समय तक कार्य करता है। इसके साथ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम समझा हमने कि ये कब, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, कितने समय के बाद उत्पन्न होती है,
और क्यों उत्पन्न होती है। इसके बाद हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम भी समझ लेते हैं। इससे हम एरोबिक ऊर्जा एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। एरोबिक व्यायाम के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण से आती है। एरोबिक ऊर्जा प्रणाली में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला शामिल है। ठीक है, यानी जब एरोबिक ऊर्जा होगी, एरोबिक ऊर्जा हमें कब मिलती है, जब हम 8 मिनट से एबोव कोई भी मूवमेंट करते हैं। अनारोबिक ऊर्जा प्रणाली में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला शामिल है। यानी इस समय एरोबिक ऊर्जा में क्रेब्स चक्र पूरी तरह से कार्य करता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। कोशिकाओं में के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के लिए ईंधन के रूप में ब्लड ग्लूकोज, यानी जो ब्लड में ग्लूकोज हमारा फ्री मूवमेंट्स में घूम रहा था, ग्लाइकोजन और वसा का उपयोग होता है। ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और वसा इनका उपयोग होता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज तो आपको पता है, ग्लाइकोजन आपको बता दिया मसल और कहाँ स्थित होता है, लीवर में। और इसके साथ साथ ही इसका उपयोग होने के बाद फिर 8 मिनट प्लस यानी लगभग 30 मिनट के आसपास अगर हमारी एक्सरसाइज जाती है तो फिर वसा का भी उपयोग होने लगता है। एटीपी का धीमा उत्पादन और एटीपी का लंबे समय तक उत्पादन करता है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम है दोस्तों, ये ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकता। ऐसा तो एटीपी पीसीआर में होता है और ये एक्सरसाइज जो होती है 400 मीटर तक के लिए ही एटीपी पीसीआर काम करता है। ठीक है, 400 मीटर तक के जितने इवेंट्स हैं, और ये हमारा लंबी रेसेस में कार्य करता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो यहाँ धीमा उत्पादन तो होता ही है और लंबे समय तक कार्य होता रहता है। कार्बोहाइड्रेट का पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक एसिड में टूट जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, तो जो तब एसीटाइल को एंजाइम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या ये ऊर्जा प्रदान करवाने की क्या प्रोसेस है, इसे आप थोड़ा समझें। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक एसिड में टूटा, तब एसिटिल को एंजाइम बनने के लिए उपयोग किया जाता है। एसिटिल को एंजाइम बनने में उपयोग किया जाता है और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। देख रहे हैं आप, सेल के अंदर आप ऐसे समझिए कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटा और ग्लाइकोजन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हुई और जो पायरुविक एसिड में टूटा। क्या ग्लाइकोजन जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटा और पायरुविक एसिड कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकता। आप ऐसे समझिए, कोशिका में प्रवेश करने के लिए एसिटिल को एंजाइम के रूप में इसे बदलना पड़ा, किसे, पायरुविक एसिड को। ठीक है, और क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्रेब्स चक्र में उत्पादित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से क्रेब्स चक्र में जो उत्पादन हो रहा है इलेक्ट्रॉन को फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से परिवहन किया जाता है और जहां एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब एसिटिल को एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से, ठीक है, परिवहन किया जाता है। परिवहन यानी ट्रांसफर किया जाता है और जहां एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उत्पन्न होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी दोस्तों क्रेब्स चक्र में पहुंचने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन को फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से ये कहते हैं, गुहार करते हैं, मदद मांगते हैं, तब उन्हें जाके एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं जाके। ठीक है, प्रत्येक ग्लूकोज अणु एरोबिक में टूटने, क्या प्रत्येक ग्लूकोज अणु के एरोबिक में टूटने पर 36 एटीपी का उत्पादन होता है। अगर यही एटीपी अगर एरोबिक ऊर्जा द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं तो 36 एटीपी उत्पन्न होंगे प्रत्येक ग्लूकोज के एक अणु के उत्पादन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए
और एनारोबिक प्रणाली में अगर टूटे, एनारोबिक प्रणाली में अगर टूटे तो सॉरी दोस्तों, एनारोबिक प्रणाली की तुलना में 18 गुना अधिक एटीपी का उत्पादन करता है। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 गुना। और एनारोबिक प्रणाली में सिर्फ कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। एनारोबिक प्रणाली में 2 एटीपी का निर्माण होता है। और यहीं आप देख पा रहे हैं कि एरोबिक में 36 एटीपी का क्या, एक ग्लूकोज के अणु को अगर टूटे तो एनारोबिक में से 2 एटीपी बनाएगा और एरोबिक में टूटे तो 36 एटीपी बनाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। फैट, वसा जो त्वचा के नीचे मांसपेशियों में ट्राइग्लिसराइड और एडिपोज टिश्यू के बाद ट्राइग्लिसराइड और एडिपोज टिश्यू के रूप में संग्रहित किया जाता है। वसा दोस्तों, वसा का डायरेक्ट उपयोग नहीं होता, हम कार्बोहाइड्रेट को पचने के बाद डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। ये जमा हो जाती है, क्या ये जमा हो जाती है? इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड भी इसे इसलिए कहा जाता है। एरोबिक प्रणाली के लिए प्रमुख ईंधन है क्या? जब हम एरोबिक प्रणाली करें यानी 8 मिनट से ऊपर, 3 मिनट से ऊपर पहुँचें, तब शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार काम आता है, जिसे हम कहते हैं फैट। क्या? वसा का उपयोग करते समय ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। वसा का जब हम उपयोग करेंगे तो ट्राइग्लिसरॉल, फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे और लिपोसिस और लिपोलाइसिस नामक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा एसिटाइल CoA का उत्पादन करता है। फैटी एसिड किसके ऑक्सीकरण? फैटी एसिड बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा एसिटिल यानी कोएंजाइम का उत्पादन करता है। अब कोएंजाइम जाके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, ये आपको पहले ही बता दिया, यही प्रोसेस होती है दोनों में। एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा और इलेक्ट्रॉन को परिवहन करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन द्वारा भेजा जाता है भैया, और जिससे ATP बनते हैं। ये प्रक्रिया आप याद रखें। प्रोटीन ऐसा ही यही प्रक्रिया इसमें होगी। प्रोटीन अमीनो एसिड प्रदान करता है, जिसे अमीनो समूह को हटाकर परिवर्तित किया जाता है और TCA साइकिल में संशोधित किया जाता है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में टूटता है, ये तो आपको पता होगा। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में टूटता है और जिसे प्रोटियोलाइसिस कहा जाता है, जिसे प्रोटियोलाइसिस कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद लीवर में अमीनो एसिड पायरुवेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज उत्पादन करने के लिए प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज उत्पादन करने के लिए ग्लाइकोजन जब टूटता है तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। 2 अमीनो एसिड के साथ डाइपेप्टाइड कहा जाता है। 2 अमीनो एसिड को डाइपेप्टाइड कहा जाता है और कई सारे अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, पेट में होता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, इंटेस्टाइन अब आंत में ट्राइकाइमेट्रिप्सिन, क्या ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिन, क्या काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है, जहां इसे अमीनो एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों रिकवरी पीरियड, यानी जो हमने ऊर्जा ली, कार्य किया, वो हमें रिकवरी कितनी देरों में कर सकते हैं, यानी पुनः स्थिति में कब आ सकते हैं जो हमने एक्टिविटी की। ATP-PC, अगर हम ATP-PC द्वारा ऊर्जा लेकर कोई कार्य करते हैं यानी 8 से 10 सेकंड, तो हमारी रिकवरी 5 मिनट में हो जाती है। अगर हम लैक्टिक एसिड वाली प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड वाली प्रक्रिया अगर हम कोई करते हैं, जो हमारी रिकवरी होगी वो 20 मिनट में हो जाएगी। लैक्टिक एसिड कब बनता है दोस्तों? जब हम अपनी प्रक्रिया को 15 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर खींच दें तब। ठीक है,
ऐसे ही ध्यान रखें 20 सेकंड और 20 मिनट में, ठीक है, 5 सेकंड 5 मिनट में। अब मसल ग्लाइकोजन, जब मसल ग्लाइकोजन का आप यूज करें तो ये हमारी प्रक्रिया कम से कम 2.5 घंटा तो नहीं, लेकिन 2.5 घंटा चलनी चाहिए, ऐसे समझ लीजिए आप। 2.5 घंटा वो सॉरी दोस्तों, जब हम 20 मिनट में लैक्टिक एसिड, अब 30 मिनट का 25 मिनट से ऊपर का 25 मिनट से ऊपर अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें मसल ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी, और मसल ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी तो उसे रिकवरी बाय उसी हिसाब से आप मान लीजिए 2.5 घंटा, ठीक है, यानी अबव 10 मोर, यानी 10 गुना समय लेता है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। लीवर ग्लाइकोजन का अगर हम यूज करते हैं तो ये लीवर ग्लाइकोजन जो है दोस्तों, ये हमारा 25 मिनट था, और ये कम से कम 2 घंटा से ऊपर की एक्सरसाइज में लीवर ग्लाइकोजन का यूज होता है। और 2 घंटा को आप 10 गुना कर दीजिए, लगभग 20 घंटा 20 मान लीजिए, 24-48 मान लीजिए, तो उसी हिसाब से 2 दिन लीवर ग्लाइकोजन के लिए रिकवरी के लिए कम से कम 2 दिन की समय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमने जो है आपको क्या एनर्जी सिस्टम समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ में नहीं आते, तो आप इसे कम से कम 3 बार देखें और लिखें, और लिखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपको ये सिस्टम, एनर्जी सिस्टम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।